नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 22 जून 2026। आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। मार्केट में तो आज के दिन हमको कोई खास मेजर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ी। मार्केट एक्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोज हुआ है जिस लेवल पर ओपन हुआ था। हालांकि मार्केट आज ऊपर गया जरूर था, बट एट फेस द रेजिस्टेंस अराउंड 24,180 लेवल्स, और वहां से हमको एक्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोजिंग दिखाई पड़ी जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी। आई जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू द इंट्राडे प्राइस एक्शन। अगर आप इंट्राडे प्राइस एक्शन को देखें तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन समवेयर क्लोज टू 24,075। वहाँ से इट वेंट एज हाई एज 24,170। एज आई टोल्ड यू उस लेवल के आसपास तक गया था, और पूरी की पूरी वेबसाइट को मार्केट ने रिट्रेस करके वहीं क्लोजिंग दे दी है जहाँ से ओपनिंग हुई थी। नेटेड मार्केट में आज के दिन आपको कोई भी मेजर एक्शन दिखाई नहीं पड़ा एज फार एज निफ्टी 50 वॉज कंसर्न। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही भरपूर था। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग ने 2 स्टॉक्स में अपने पोजीशन को भी क्रिएट किया था। फिलहाल बात रहे हम लोग आज के दिन के निफ्टी 50 के क्लोजिंग के बारे में। तो क्लोजिंग हुई है 24,102 के आसपास और 89 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ। वहीं निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई पड़ी। क्लोजिंग हुई जस्ट बिलो 58,000 लेवल्स। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, सेंसेक्स में भी माइल्ड सी शॉर्टपुट बाइंग दिखाई पड़ रही थी। वहीं बात रही ग्लोबल मार्केट्स की, सेकंड ट्रेडिंग सेशन में गिफ्ट निफ्टी 32 पॉइंट्स और पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स में माइल्ड सी पॉजिटिविटी है। डाउ जोन्स में हमको थोड़ी सी पॉजिटिविटी और दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों मार्केट में इस क्वार्टर में जो एक्शन होना था, मेजॉरिटी ऑफ एक्शन हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ एक्शन हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिविटी जहाँ पर होनी चाहिए थी हो चुकी है। जहाँ पर वैल्यू थी वहाँ पर बाइंग हो चुकी है। और अगर आपने कुछ बाइंग नहीं करी दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अदरवाइज देखें तो जहाँ पर बाइंग, अगर आप मुझसे पूछें कहाँ पर बाइंग होनी चाहिए तो और कहाँ पर बाइंग हो गई है। फॉर एग्जांपल कितने सारे स्टॉक्स आपको बताए गए अच्छी क्वालिटी के जिनमें कि आप बाइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CDSL को अगर आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल रिलायंस को देख लीजिए, एशियन पेंट्स को देख लीजिए। ठीक है, रिलायंस और CDSL तो हम लोग ने एक ही दिन को बताया था। उस समय ना तो रिलायंस ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO लाने वाले हैं, या फिर हमको पता भी नहीं था, बट इट वाज जस्ट अ प्योर एनालिसिस, प्योर चार्ट एनालिसिस, प्योर टेक्निकल एनालिसिस जिसकी बेसिस पे CDSL और रिलायंस पे किए गए थे। इसके अलावा भी बतेरो स्टॉक्स हैं जो, ये तो मैंने आपके सामने रीसेंट पिक्स के बारे में बता दिया। अदरवाइज आप एक काम करिए, 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में जो हम लोग ने वैल्यू बाइंग सीरीज़ के 10 से 12 वीडियोस बनाए थे उसको आप पिक करेंगे, आप पाएंगे कि वो सारे के सारे स्टॉक्स पिछले 2-2.5 महीनों में ऑलमोस्ट 25 से 30% के प्रॉफिट्स दे चुके हैं। कई सारे स्टॉक, उसमें एशियन पेंट्स भी है, उसमें CDSL भी है, उसमें पिडिलाइट भी है। अब देखिएगा, यू विल एंजॉय वॉचिंग दोज वीडियोस। फिलहाल बात करें टॉप गेनर्स के बारे में, सिप्ला में 4.5% की तेज़ी थी। टेक महिंद्रा 2% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा एंड इन्फोसिस वर द टॉप गेनर्स टुडे। लूजर्स में एशियन पेंट्स था 2% डाउन, टाइटन 1% डाउन था, नेस्ले 0.5% 1% के आसपास डाउन था। श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड वर ऑल्सो अमंग दी टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते में भागने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है ट्रेंड, 15.5% ऊपर है। मैक्स हेल्थ 8% अप। एटर्नल में हमारी पोजीशन थी ऑलरेडी, एंड आज के दिन हालांकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, बट जितना उसने प्रॉफिट देना था उसने फ्राइडे को ही दे दिया था, बट इट हैज़ मोर पोटेंशियल। आई एम टेलिंग यू मस्ट स्टडी दिस स्टॉक। HDFC लाइफ, इंडिगो और दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, लास्ट एक हफ्ते में 7.5% डाउन। इन्फोसिस, TCS में गिरावट होनी थी एक्सेंचर के पुअर कमेंट्री के बाद। एशियन पेंट्स, JSW स्टील वर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। लेकिन मार्केट क्या एक्यूमुलेट कर रही है? सो दोस्तों मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है स्टॉक लाइक भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस को हम लोगों ने काफ़ी समय से स्टडी नहीं किया। लेट्स स्टडी द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस टुडे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन तीनों में दोस्तों आपको बताया गया था लगातार एक्यूमुलेशन चल रहा है। इन तीनों ने भी अच्छी पॉजिटिविटी हमको दी है। इसके अलावा मारुति इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक जिसमें कि पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। भाई ये तो बात हो गई निफ्टी 50 की। आज के दिन फटने वाला स्टॉक्स में किर्लोस्कर इंजन था। किर्लोस्कर इंजन ऑयल 20% अप, अपर सर्किट बैंग ऑन। रीज़न क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। त्रिवेणी टर्बाइन 9.5% के आसपास ऊपर था। पॉलीमेड, एजिस लॉजिस्टिक्स, IDBI वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर वाले स्टॉक्स में अदर हाउसिंग फाइनेंस 3.5-4% के आसपास डाउन था। एंथम 3%, पिरामल फाइनेंस, VBL 5 स्टार, दीज वर द टॉप लूजर्स। VBL क्यों गिर रहा है दोस्तों? गर्मी में अगर VBL गिर रहा है तो फिर तो मुश्किल है। आई डोंट नो, आई थिंक
इधर कैंपा कोला इज गिविंग अ वेरी टफ कंपटीशन टू वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखना पड़ेगा, वरुण बेवरेजेस के चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग स्टडी करेंगे किर्लोस्कर इंजन, और मुझे ट्राई टर्बाइन में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। इनके चार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट एक हफ्ते में भागने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में लीड कर रहा है NIACL। वो भाग इसलिए रहा है क्योंकि इसके पास NSE के शेयर्स पड़े हैं खूब सारे सस्ते प्राइसेस पे, इसीलिए जम के भाग रहा है। इसको लेकर के हम लोग ने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट किए थे अपने चैनल पे। आई थिंक लास्ट 2 शॉर्ट वीडियो जो हमने पोस्ट किए हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो जो लास्ट 2 शॉर्ट्स हैं वो NSE के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हैं विच यू शुड नॉट बी मिसिंग। तो मेरे हिसाब से ये 2 शॉर्ट्स अगर आप देख लेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर ऑल NIACL वगैरह पार्टी क्यों भाग रही है। ठीक है, इसके अलावा किर्लोस्कर इंजन ऑयल, श्नेडर इलेक्ट्रिक 26% भागा है लास्ट एक हफ्ते में। HFCL, गैब्रियल वर द टॉप आउट परफॉर्मर्स, टूटने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है TMPV। ओला इलेक्ट्रिक अच्छा भागा था अभी रिसेंटली। एथर एनर्जी, MV, कोहेंस, ये सारे के सारे टॉप अंडर परफॉर्मर्स हैं। सो कुछ चार्ट्स हैं दोस्तों जिनको स्टडी करना बनता है क्योंकि इनमें पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। विल स्टडी देम। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार रुख ले लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड में क्या हो रहा है। सो दोस्तों ब्रेंट क्रूड में मुझे पॉजिटिविटी की उम्मीद है और मैंने निफ्टी वीकली व्यू में भी बताया था कि यहाँ से हमको एक पुल बैक दिखाई पड़ सकता है क्योंकि हमारे जो टारगेट्स हैं $80 पर बैरल के आ चुके हैं। सो आज के दिन मॉर्निंग में थोड़ा सा पुल बैक था, पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी बट अल्टीमेटली वहाँ से हमको प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई पड़ी और जो साइन बन के आ रहा है वो तो नेगेटिव बन के आ रहा है। बट मुझे इफ़ यू आस्क मी टेक्निकली एज फार एज माई नॉलेज ऑन टेक्निकल्स आर कंसर्न, यहाँ से हमको एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और यहाँ से मैं पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और उसके बाद हमको एक फ्रेश फॉल दिखाई पड़ेगी। अब अगेन दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, आई मे गो रॉन्ग बट ओवरऑल मेरा आउटलुक ब्रेंट क्रूड में इन दी शॉर्ट टू मिड टर्म नेगेटिव है बट मिड टर्म नेगेटिव है बट शॉर्ट टर्म में मैं एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। सिमिलरली निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में मेरा आउटलुक पॉजिटिव है विद दी ओनली नेगेटिविटी इज जो छोटा सा एक गैप पेंडिंग है 23,650 के आसपास। अदरवाइज नथिंग मच नेगेटिव। वहीं बात करें हम लोग सेंसेक्स के बारे में तो सेंसेक्स में भी आज के दिन कोई ज़्यादा खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ा। अल्टीमेटली जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी 77,000 के लेवल पर, वहीं 77,000 के आसपास ही क्लोजिंग हो गई, कोई मेजर एक्शन नहीं है। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी 50 के चार्ट से कोई मेजर इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं। The outlook, the impact remains positive only. Let's quickly have a look at the Nifty Bank chart. So what is Nifty Bank telling? Nifty Bank में हमको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक का चार्ट निफ्टी 50 और सेंसेक्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा पॉजिटिव है और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है विच हैपन्स टू बी 57,200 300 लेवल्स। कैन यू सी दिस हियर? तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है बट इसको आराम से ब्रेकआउट करने की जो कोशिश थी उसमें कामयाब हुआ है और यहाँ से दोस्तों मेरा जो टारगेट है वो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है 61,000 का है। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि बैंक निफ्टी विल बी टचिंग 61,000 लेवल्स वेरी सून, इफ़ नॉट दिस वीक देन वेरी सून, क्योंकि इतना बड़ा अपसाइड तो एक हफ्ते में तो पॉसिबल नहीं है बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द अपसाइड इन निफ्टी बैंक। तो आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको ओवर वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा भागा हुआ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी बैंक बट नॉट वेरी ओवर वैल्यूड। ऐसा नहीं अगर RSI 90 के आसपास पहुंच गया है कि बिल्कुल गिरने वाला है। मामला पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन के बाद ही अपसाइड दिखाना शुरू कर रहा है। इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू हैव टेकन सम बुलिश पोजिशन इन निफ्टी बैंक, आई थिंक इट मेक्स सेंस। इनफैक्ट FIS और DIS भी पॉजिटिव हो गए हैं मार्केट में। DIS तो पॉजिटिव थे ही। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FIS ने ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी। आज के दिन के बारे में बात रहे 22 जून, FIS ने आज के दिन माइल्ड सी सेलिंग करी है 635 करोड़ की और DIS की तरफ से बाइंग है 1035 करोड़ की। सो नेट अगर आप देखें तो 400 करोड़ की बाइंग हुई है। नेट मतलब एग्जैक्टली 400 करोड़ की बाइंग हुई है, प्राइमरी लेड बाय DIS। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दी स्टॉक्स जिन पे कि आज के दिन मेजर एक्शन हो रहा था। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं किर्लोस्कर इंजन ऑयल। किर्लोस्कर इंजन ऑयल, ठीक है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन में पॉजिटिविटी के पीछे का रीज़न ये है कि हाइपर नेक्स्ट नाम की एक डेटा सेंटर की कंपनी है, हाइपर नेक्स्ट, है ना। तो हाइपर नेक्स्ट ने
कंपनी को सेलेक्ट किया है फॉर इट्स डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कि छोटा मोटा डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन ऑफ डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए लगाया है। अब ऑफ कोर्स पावर सप्लाई करेंगे। भाई डाटा सेंटर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पावर। क्योंकि डेटा का एनालिसिस, डेटा का जो भी डेटा सेंटर में एक्शन होना है, व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटिंग, सेविंग। बाकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लोग डेटा सेंटर पे या फिर एआई पे काम कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू ब्रिंग मोर लाइट। तो मेरे हिसाब से डेटा सेंटर में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है पावर। और पावर का कंजम्पशन में किर्लोस्कर इंजन ऑयल इज़ कमिंग अहेड, और उसको ये बड़ा ऑर्डर मिला है। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कि हमको डेटा सेंटर के स्टॉक्स की थीम में इंक्लूड करना है, तो किर्लोस्कर इंजन में भी आपको फोकस करना चाहिए। बट स्टॉक इज़ एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, और बहुत ज़्यादा भाग भी गया है। आज के दिन अपर सर्किट लगा चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करना चाहिए। बट स्टॉक इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी एग्रेसिव। इसके अलावा मॉर्निंग अपडेट में दोस्तों मैंने आपको एक स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, वो था वोल्टास, जिसने कि 10 लाख एसी बेच डाले हैं 81 डेज़ में। मॉर्निंग में तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव था। मॉर्निंग में स्टॉक ओपन अप्रॉक्सीमेटली द प्राइस ऑफ 1400, लेकिन वहाँ से स्टॉक गिर के 1350 के आसपास आ गया। क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी है, 10 लाख एसी इन्होंने बेचे हैं 81 दिन में, तो 10 लाख एसी तो बिक गए ना। ये चीज़ तो मार्केट में फैक्टर इन हो गई ना। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब तो यहाँ से गर्मी कम ही होनी है। तो मार्केट में सिंपल सी बात है, मार्केट में अपसाइड होगी फ्यूचरिस्टिक या फिर फ्यूचर के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को लेकर के, ना कि पास्ट की इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई है। स्टॉक पिछले करीब 1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, भागा नहीं है तो गिरा भी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज इट हैज़ नॉट फॉलन। हाउ एवर द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग अराउंड 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर मोर देन 1.5 years। कांट हेल्प इट। दोस्तों आज के दिन एक अफवाह उड़ाई गई थी कि कोचिन शिपयार्ड में गवर्नमेंट 6 से 7% के डिस्काउंट पे अपना OFS लाने वाली है। उस चक्कर में मॉर्निंग में स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में भी था, बट बाद में मैनेजमेंट ने बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्टेक सेल नहीं है, तो आप लोग परेशान ना हो। लेकिन PSU स्टॉक में इस तरह के आश्वासन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कभी भी गवर्नमेंट OFS ले आती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे PSU स्टॉक, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई डू नॉट लाइक PSU स्टॉक्स, ठीक है। कभी भी OFS ले आएंगे। तो हालांकि स्टॉक के चार्ट को अगर आप देखें तो हमको एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है एक पुल बैक दिखाई पड़े समवेयर क्लोज टू 1800, और 1800 के आसपास एक पुल बैक दिखाई पड़ सकता है। बट नेट अगर आप देखें तो हमको अभी स्ट्रक्चर वीक ही दिखाई पड़ रहा है, और कोई भी स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू शुड बी अवेयर। इसके अलावा पार्लियामेंट्री पैनल ने 8 लाख करोड़ टैप वाटर के ड्राइव को पुश किया है, और जिसमें कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं वो मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हम लोगों ने आज से करीब 1 हफ्ते पहले पोजीशन क्रिएट कर रखी है EMS लिमिटेड में। और EMS लिमिटेड का स्टॉक आज के दिन 16.5% ऊपर था। हालांकि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है टैप वाटर ड्राइव का, लेकिन ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिशियरी है। 1 नंबर 2, ये स्टॉक मुझको उस प्राइस से मिल रहा था जिस प्राइस पर स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक मुझे एक अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहा था, तो मैंने मेंबर्स के साथ भी ये डिस्कस किया हुआ, एंड दे आर होल्डिंग दिस पोजीशन। स्टॉक इज अप 16.5%। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है तो, याद है तो, अगर आपको नहीं याद है तो आप फॉलो करा करो, वीडियोज़ को देखा करो। जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं उसमें है वीएटेक वाबाग, ठीक है। ये वो कंपनी है जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी है तो इसके कारण स्टॉक ऊपर भी है, स्टॉक ऑलरेडी भाग भी चुका है। तो मैंने इसमें पोजीशन इसलिए क्रिएट नहीं करी क्योंकि मुझको पोटेंशियल के साथ वैल्यू भी चाहिए। अब इसमें पोटेंशियल तो है, पॉजिटिविटी भी है, ये स्टॉक यहाँ से फटने के लिए तैयार भी है। अगर आप देखें तो यहाँ से स्टॉक में 2600 तक के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है तो ये 2600 तक जाने की क्षमता रखता है। दिस इज द टारगेट विच यू शुड बी एमिंग एट, ठीक है। आप देखना ये 2600 हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो जो मेरे मेंबर्स होते हैं उनको मैं वो स्टॉक्स बताता हूँ जो कि वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू मिलती है तो आप थोड़ा सा स्टॉक अगर नीचे भी आ जाता है तो आप डरते नहीं हैं कि भाई ज़्यादा थोड़ा गिरेगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आपको लगेगा ऑल टाइम हाई स्टॉक है,
तो इसलिए मैंने EMS बताया था, ना कि वाबाग। हालांकि आई एम अगेन टेलिंग यू कि वाबाग में मेरे जो टारगेट्स हैं वो 2600 के हैं, ठीक है। सो यू कैन स्टडी वाबाग एज वेल। इसके अलावा 30 जून को टाटा सियरा गाड़ी सुनी है? टाटा सियरा ने सियरा ब्रांड लॉन्च किया था अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months बैक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा आगे पीछे किया था उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा बज़ नहीं ला पाया है सियरा मॉडल। फिलहाल टाटा कंपनी EV मॉडल लेकर के आ रही है इसका, टाटा TMPV है ना, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो कोई ज़्यादा खास बज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, और अगर आप देखें तो स्टॉक भी अपने लोज़ पे है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि राउंडिंग बॉटम बनाएगा, बट कब बनाएगा बिना कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ के मुश्किल है। बट लेट्स होप दैट इट गोज़ पॉजिटिव। बाय द वे, जो लोग गोल्ड को बाय नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मेरा आपको पहले भी सजेशन था, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो गोल्ड की बाइंग है उसमें आप अगर बाय करना चाहते हैं तो दिस नॉट अ वेरी गोल्डन टाइम टू बाय अगेन, बट मेरे हिसाब से एक साइजेबल करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। स्पेशली अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर 4 लाख के हाइज लगाया था, आज से 1.5 महीने पहले उसने 3 लाख का हाई लगाया था। अभी कहाँ चल रहा है? 2.40 के आसपास। बाय द वे, मैंने आपको जब निफ्टी वीकली में बताया था, मतलब परसों के दिन, उस समय सिल्वर रोज अप्रॉक्सीमेटली 2.35 लाख के आसपास। अब दोस्तों 4 लाख से 3 लाख से एक सब्सटैंशियल करेक्शन के बाद आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। अब आप कहेंगे ये चीज़ एकदम से यहाँ पर क्यों डिस्कस करने लगे? आप डिस्कस इसलिए करने लगे क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि गोल्ड ना खरीदो, ठीक है, गोल्ड ना खरीदो, हमारी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। आपको लगेगा ये आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हो? क्योंकि मैं आपके सामने, देखो अल्टीमेटली सब कोई अगर भक्ति बन जाएगा तो क्रिटिसाइज़ कौन करेगा? मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ। सो क्रिटिसाइज़ और क्रिटिकली एनालाइज में फ़र्क होता है। किसी मेंबर ने आज के दिन कॉमेंट में भी बोला था कि सर आप यू आर वेरी क्रिटिकल रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आई एम नॉट criticizing, I am critically analyzing. Now at the time when the government has said कि आप गोल्ड मत खरीदो, आपको जान करके हैरानी होगी और आपको शॉक लगेगा कि चाइना का गोल्ड इंपोर्ट 2 ईयर के हाइज पे है। पिछले साल के कंपैरिजन में चाइना ने 76% मोर गोल्ड इंपोर्ट किया है। आप समझ पा रहे हैं? मई के महीने में चाइना ने 163 टन्स गोल्ड इंपोर्ट किया है। तो भाई ऐसा है, जो लोग SIP के फॉर्म में गोल्ड को ले रहे हैं अच्छी बात है, जो बिल्कुल बॉटम पे लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखें तो गोल्ड भी एक साइजेबल करेक्शन शो कर चुका है। सो दोस्तों, जो भी गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज़ हैं, अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी 4000 रुपये से करेक्ट होकर के 2800 3000 के आसपास आ गई हैं, तो इसमें भी 25% का करेक्शन हो गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर 2,30,000 के आसपास आ गया है। आई एम वेटिंग एंड आई एम होपिंग कि अगर इनके सिल्वर 2 लाख के आसपास आ जाता है और गोल्ड 1,30,000 के आसपास आ जाता है तो यू शुड नॉट बी मिसिंग दी बाइंग अगेन। क्यों? क्योंकि देखो सिल्वर तो ज़्यादा गिर सकता है लेकिन गोल्ड ज़्यादा गिरता नहीं है, बिकॉज गोल्ड रिटेन्स इट्स वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड फिर से 80,000 पे आ जाएगा, यू आर मिस्टेकन। हाँ, 1,30,000 के नीचे 1,20,000 1,25,000 की एक्सपेक्टेशन लगाए मैं बैठा हूँ, लेकिन 1,30,000 आ गया तो भी मैं गोल्ड को नहीं छोड़ूंगा। चाइना 2 साल से ज़्यादा के मतलब जो रिकॉर्ड हैं उसको ब्रेक करके पिछले साल के कंपैरिजन में 76% ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया है। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको गोल्ड नहीं बाय करना है, भक्त बने रहना है, या फिर आपको देखना है दुनिया क्या कर रही है। बी कॉशियस एंड बी वॉचफुल। स्टडी, मेरे कहने पे आपको बेट नहीं करना है, अपने आसपास देखिए चीज़ों में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। जो आपको लगता है सही है वो करिए। मेरा काम है एनालिसिस करना, आपको अपडेटेड रखना, but take the decisions as per your comfort. That is all from myself, friends. In case if you want to join us, links are in description. You can open free of cost Demat account and you can be part of our family. You can trade with us absolutely free of cost. See you there. Bye bye for now.